वेलकम स्टूडेंट्स। हम नेशनल इनकम में बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने इससे पहले काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्लास में हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम होगा, हमें देखना है, हमें डिस्टिंग्विश करना है दो चीज़ों के बीच में इस बार, और वो दो चीज़ों के नाम है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसके बाद में फिर हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स लेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। इन पर न सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बल्कि मैं बोलूँगा इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी ये जो कॉन्सेप्ट्स हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारे नेशनल इनकम के मेन पार्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ही। उसको समझने में, उस मेन पार्ट को समझने में तो इनका रोल रहेगा ही। उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी खूब आते हैं। किस तरह से आते हैं मैं आपको बताऊंगा, और फिर कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी किस तरह से आते हैं मैं बताऊंगा। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हमें अभी स्टार्ट करना है सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। नो डाउट यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो गुड्स वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन हम जब इसको समझेंगे तो हम इन वर्ड्स का जो मतलब है वो न सिर्फ गुड्स तक रेस्ट्रिक्ट रखेंगे, बल्कि हम इसके मीनिंग को सर्विसेज तक भी एक्सटेंड करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं इस बार फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में और इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज में। तो यहाँ पर नो डाउट वर्ड तो सिर्फ गुड्स लिखा है, बट हमें इसमें सर्विसेज को भी कवर्ड मानना है। इस सेंस में ही हम इसको समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स या सर्विसेज और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है, मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा और फिर मैं आपको डिटेल्ड एस्पेक्ट्स पर लेकर जाऊंगा। देखिए, इंटरमीडिएट किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो बीच के फेज में होती है, जो भी प्रोसेस में होती है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जो भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है, कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का कोर्स है, यानी सीए में जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनमें अक्सर जो सेकंड लेवल होता है एग्जाम्स का, क्योंकि उसमें 3 लेवल्स होते हैं एग्जाम के, तो उसमें जो सेकंड लेवल होता है एग्जाम्स का, उस सेकंड लेवल को इंटरमीडिएट लेवल कहते हैं। जबकि जो फाइनल लेवल होता है, जो थर्ड लेवल होता है, उसको फाइनल लेवल कहते हैं। आप यही से जरा थोड़ा मीनिंग समझ लीजिए। इंटरमीडिएट लेवल क्यों कह रहे हैं सेकंड वाले को? क्योंकि अभी वो बीच का फेज है, उसके आगे कुछ होना बाकी है। और जो थर्ड वाला लेवल है उसको फाइनल क्यों कहते हैं, उसको फाइनल एग्जाम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाद अब कुछ भी होना बाकी नहीं है, वो अल्टीमेट है। बस यही आपको यहां पर भी मीनिंग लेना है। फाइनल गुड्स वो है जो बिल्कुल फाइनल है, उनमें और कुछ भी करना बाकी नहीं है। अगर वो गुड्स मेरे पास पड़े हैं तो मैं उन पे कुछ और करने वाला नहीं हूँ, मैं उनका फाइनल यूज़र ही रहूँगा। आई विल बी यूजिंग इट फाइनली, मैं खुद ही उसको फाइनली यूज़ करूँगा। आई विल बी इट्स फाइनल यूज़र। इंपॉर्टेंट बात है, मैं उस चीज़ का फाइनल यूज़र रहने वाला हूँ। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स या सर्विस उसको कहते हैं जो खुद अभी फाइनल नहीं है, वो अभी बीच के फेज में है। अभी उस इंटरमीडिएट वाले गुड्स या सर्विस में कुछ और काम होने बाकी है। मतलब अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल हम अपने सामने रखते हैं। देखिए, अगर मैं अपने सामने फैब्रिक्स को रख दूं, फैब्रिक मतलब कपड़ा, जिससे हमें कोई ना कोई शर्ट या कोई भी तरह की चीज को स्टिच करना है, बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक रॉ चीज को रख रहा हूं जिसको हम फैब्रिक कह रहे हैं। अब खुद सोचिए, जनरली अगर मैं ये मान लूं कि मेरे को डायरेक्टली कपड़ा काम में नहीं आने वाला है, नॉर्मली हम जानते हैं जो क्लॉथ पीस होता है, कपड़े का पीस होता है, वो डायरेक्टली काम में नहीं आता है, जनरली नहीं आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आता है। हमेशा उस कपड़े के पीस से कुछ और बनाया जाएगा, उसके बाद उस बनी हुई चीज को काम में लिया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आराम से समझ जाएंगे कि जो फैब्रिक है वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि वो अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, उसमें भी कुछ और भी होना बाकी है, वो बीच के प्रोसेस में है, बीच के फेज में है। ऑन द अदर हैंड,
जब हम उससे सिले हुए एक शर्ट की बात करते हैं तो वो शर्ट हमारे लिए एक फाइनल गुड है। रीज़न, क्योंकि उस शर्ट से हम कुछ और नहीं बनाने वाले हैं। वो शर्ट अपने आप में फाइनल फेज पर एक प्रोडक्ट पहुंच चुका है, फाइनल फेज पे पहुंच चुका है। मैं शर्ट के लिए ये नहीं बोलूँगा कि ये अभी प्रोसेस में है, नहीं, ये तो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसको बोलेंगे फाइनल गुड। आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। लेकिन चलिए, ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बनाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं थोड़े और टेक्निकलिटीज़ पर, यानी अब हम इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड की थोड़ी और टेक्निकल बातें समझते हैं। देखिए, मैं अभी आपको एग्जाम्पल में सिर्फ गुड्स का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैं आपको सर्विसेज का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं आपको थोड़ा रुक करके देता हूँ। पहले मैं आपको इन दोनों की थोड़ी डिटेल पर और लेकर चलना चाहता हूँ। देखिए, ध्यान से हम समझते हैं बात को। फाइनल गुड्स के लिए हम ये बोलते हैं, अब ज़रा आप एक नए एंगल से इन दोनों को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इन दोनों पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बोला हुआ है स्टार्टिंग में ही कि इन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको इनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ज़रा आप एक दूसरे एंगल से इनको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा और अच्छे से हम इसको समझते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है याद करने का और समझने का। देखिए, अगर कोई चीज़ मेरे पास पड़ी है और उस चीज़ को मैं ही फाइनली यूज़ करने वाला हूँ, वापस मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई चीज़ मेरे पास पड़ी है, मान लेते मेरे पास अभी ये पड़ा है और इस चीज़ को मैं ही फाइनली यूज़ करने वाला हूँ, चाहे मैं उसको किसी भी पर्पस से यूज़ करूँ, लेकिन अगर मैं ही उसको फाइनली यूज़ करने वाला हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए कहलाएगी फाइनल गुड्स। समझ में है आपको? हम इसको फाइनल गुड्स कब कह रहे हैं? जब अगर ये चीज़ मेरे पास पड़ी है और मेरे पास ये चीज़ फाइनली रहने वाली है, आई विल बी यूजिंग इट फाइनली, मेरे पास ही ये चीज़ रहेगी, मैं ही इसे काम में लूँगा, तो ये मेरे लिए है फाइनल गुड्स। ऐसे आप इसको समझ जाइए। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको ये मेरी बात काम में आएगी। आपको यही बात याद करके डिफ्रेंशिएट करना है कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। चलिए, अब मैं आपको इंटरमीडिएट गुड्स के लिए कहता हूँ। अगर मेरे पास ये चीज़ पड़ी है, ये गुड्स मेरे पास पड़े हैं और ये गुड्स मेरे पास टिकने वाले नहीं हैं, इनसे मैं या तो कुछ और बना के आगे किसी को दूंगा। अब आप सोचिए, अगर मैंने इससे कोई और चीज़ बनाई, वैसे तो पेन से कोई और चीज़ नहीं बनेगी, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लेते हैं इससे मैंने कोई और चीज़ बनाई और वो बना के किसी को बेच दिया, तो बताइए ये चीज़ क्या मेरे पास टिकी? नहीं। क्या ये मेरे पास रही फाइनली? नहीं। मैंने तो इससे कुछ और बना के इसके सहित वो चीज़ आगे किसी और को ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे केस में ये मेरे पास क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे पास टिकने वाला नहीं है। इसी तरह हो सकता है मैं इससे कुछ और बना के आगे नहीं बेचने वाला, बल्कि मैं इसे डायरेक्टली किसी को बेचने वाला हूं, मैं डायरेक्टली इसे रीसेल करने वाला हूं। बताइए, तब भी तो ये मेरे पास नहीं टिक रहा है ना, तब भी तो ये मेरे पास टिकने वाली चीज़ नहीं है। तो ऐसे केस में मैं इसको इंटरमीडिएट गुड मानते हुए चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इसे आगे किसी को बेचने के इंटेंशन से रख रहा हूं, मैं इसको खुद यूज नहीं करने वाला हूं। बताइए, बहुत आसान है ना समझना? वापस सुन लेते हैं। फाइनल गुड्स कोई भी चीज मेरे लिए तब कहलाएगी जब मैं ही उसका फाइनल यूजर हूं, और इंटरमीडिएट वो तब कहलाएगी जब मैं उसका फाइनल यूजर नहीं हूं, वो आगे किसी और के पास जाने वाली है। ठीक है, सिंपल है समझने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा इस चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़े अलग अलग केसेस में समझते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो मेरे पास फाइनली रहने वाली है, लेकिन रहेगी वो कंजम्पशन पर्पज के लिए, इट विल बी विद मी फॉर फाइनल कंजम्पशन। आप जानते हैं कंजम्पशन किसको कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता है। मैंने आपको बताया है कंजम्पशन का मतलब होता है अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए जब हम कुछ खरीदते हैं। अगर मेरे पास कोई चीज़ पड़ी है मेरी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए, तो दैट इज फॉर फाइनल कंजम्पशन।
लेकिन यदि कोई चीज मेरे पास पड़ी है फॉर फर्दर प्रोडक्शन तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। याद है ना आपको ये बात? कंजम्पशन शब्द हम तब यूज करते हैं जब मेरी खुद की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसे ले रहा हूं, और इन्वेस्टमेंट वर्ड तब यूज करते हैं जब मैं उस चीज को ले तो रहा हूं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए। राइट? हम जानते हैं कंजम्पशन भी एक तरह का खर्चा ही होता है, इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का खर्चा ही होता है, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग होता है। मैंने आपको फिर से याद भी दिला दिया। राइट? अब आप जरा कुछ एग्जाम्पल दिमाग में ले आइए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में एक मशीन है, एक मशीन मैंने खरीदी। मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, नहीं तो आप एक बार मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं एक स्यूइंग मशीन है, एक सिलाई मशीन है, वो मैंने खरीदी है और मैं उसको खुद यूज करने वाला हूं, यानी मैं उसको आगे किसी और को देने वाला नहीं हूं। अब बताइए, मैं खुद उसे फाइनल यूज करने वाला हूं तो पक्की बात है वो फाइनल गुड हो गया मेरे लिए, वो सिलाई मशीन। लेकिन जरा अब मैं आपको बताता हूं इसके यूज अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैंने ये सिलाई मशीन मेरे घर के लिए खरीदी है, घर में ही कपड़े सिलने के लिए, तो इसका मकसद है फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि मैं इसको अपने घर की, अपने खुद की वांट्स पूरी करने के लिए खरीद रहा हूं, तो दैट इज फॉर फाइनल कंजम्पशन। लेकिन अगर यही सिलाई मशीन मैंने अपनी टेलरिंग शॉप के लिए खरीदी है, मेरी एक टेलर की शॉप है और उसके लिए मैंने अपनी दुकान के लिए मशीन खरीदी है, तो बताइए, है तो ये मेरे लिए फाइनल गुड ना? है तो ये मेरे लिए फाइनल गुड, क्योंकि यूज तो मैं ही करूंगा इस मशीन को। क्या ये मशीन किसी और के पास जाने वाली है? नहीं, मेरे ही यहां पर टिकने वाली है, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड ही है। लेकिन इस बार इसका मकसद है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं इससे फर्दर प्रोडक्शन करने वाला हूं। यहां मैं अपने वांट सेटिस्फेक्शन के लिए इसे नहीं खरीद रहा हूं, यानी इस बार इट इज फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको इस तरह बताना चाह रहा हूं कि चाहे पर्पस कंजम्पशन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, लेकिन अगर वो चीज मेरे पास ही टिकने वाली है तो दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड फॉर मी। क्लियर हो गई ये बात? चलिए ठीक है। अब मैं आपको इंटरमीडिएट गुड्स पर लेकर चलता हूं। देखिए, इंटरमीडिएट का मैंने आपको एक बेसिक मीनिंग तो बता दिया, वो गुड्स जो मेरे पास फाइनली नहीं टिकने वाले हैं। तो फिर उसका होगा क्या, चेक करते हैं। या तो उसे हम काम में लेने वाले हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर थिंग्स। अब वो अदर चीज चाहे कोई गुड्स भी हो सकती है, चाहे कोई सर्विस भी हो सकती है। मान लेते हैं मैं एक गुड्स का प्रोड्यूसर हूं, तो मैं उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो दूसरी चीजें खरीदता हूं, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता हूं, तो वो रॉ मटेरियल वगैरह का पर्पस क्या है? अदर गुड्स प्रोड्यूस करना। तो वो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या हो गए? इंटरमीडिएट, क्योंकि उनका पर्पस है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। इसी तरह मान लेते हैं मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूं, जैसे मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, मेरा खुद का होटल है। अब ये जो होटल वाले होते हैं वो सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इन्हें कुछ ऐसे गुड्स खरीदने पड़ते हैं जो गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही खरीदे गए हैं। ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए कोई होटल में स्टे के लिए जाता है, तो कुछ ऐसी चीजें उसको रूम में प्रोवाइड की जाती है जो बस सिंगल यूज वाली होती है, वो सिंगल यूज में ही खत्म हो जाएगी। एक जना होटल में स्टे कर रहा है, बस जैसे ही फिर उसका समय पूरा होगा तो बस वो चीज का भी सारा यूज खत्म हो जाएगा, वो चीज भी तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगी, उसको फेंकना पड़ेगा होटल वालों को। फिर जब नेक्स्ट जना आएगा होटल में रहने के लिए तो उसको फिर से नई चीज देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, ये जो गुड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं होटल में, ये गुड्स क्यों होटल वाले रख रहे हैं अपने यहाँ पे? होटल वालों से अगर मैं पूछूं भाई तुम ये चीजें क्यों रख रहे हो, तुमने ये चीजें क्यों खरीदी है, तो वो बोलेंगे भाई हमने इसलिए खरीदी है क्योंकि हमारे होटल में जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको हमें ये देना होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं ना कि वो होटल वाली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो गुड्स को खरीदते हैं। तो बताइए ये गुड्स का पर्पस क्या है? फर्दर कोई सर्विस को प्रोवाइड करना। तो ऐसे गुड्स भी क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आ रही है आपको ये बात? तो कहने का मतलब इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो काम में आते हैं कोई और गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है,
अब इसमें एक बात और भी आती है, जैसे एक बार ज़रा मैं आपको होटल का एग्जाम्पल दे रहा था, मैं उसी एग्जाम्पल को आपको और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। एक तो होटल वाले खरीदते हैं अपने यहाँ का फर्नीचर। हम जानते हैं कि होटल के रूम्स में फर्नीचर वगैरह भी होता है, वो वेल फर्निश्ड होता है, राइट। और दूसरा मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो वन टाइम यूज़ वाली होती है, वन टाइम यूज़ वाली चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें होती है, सोप वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें वन टाइम यूज़ वाली हो गई, एक तरह से हम ऐसा मान लेते हैं, राइट। अब देखिए होटल वाले ये दोनों चीज़ें क्यों खरीद रहे हैं, उनके यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं क्यों, तो उनका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विस का नाम अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बोलूँगा एकोमोडेशन सर्विस देते हैं वो, स्टे की सर्विस देते हैं वो। तो हम उनसे पूछते भाई तुमने फर्नीचर क्यों खरीद रखा है अपने होटल में, तो वो कहते हैं यार हमें एकोमोडेशन सर्विस देनी है अपने कस्टमर्स को, तो नो डाउट हमें वो खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे ही मैंने उनसे पूछा तुमने वन टाइम वाली यूज़ वाली चीज़ें क्यों खरीदी, तो उसके लिए भी वो यही कहते हैं हमारे यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें हम एकोमोडेशन सर्विस देते हैं, उसके लिए हमें उनको ये प्रोवाइड करनी पड़ती है। सही बात है ये। अब हमें ये सोचना है कि जो इनके पास ये फर्नीचर पड़ा है ये फाइनल गुड माना जाए होटल वालों के लिए या इंटरमीडिएट गुड, बताइए क्या बोलेंगे। और इसी तरह मैं आपसे पूछता हूं ये वन टाइम यूज वाली जो चीजें उनके पास पड़ी है इसको हम होटल वालों के लिए क्या माने, फाइनल गुड माने या इंटरमीडिएट गुड माने, बताइए क्या जवाब है। तो मैं आपको पहले तो ये बताता हूं, हो सकता है आपके दिमाग में आंसर आया हो सर दोनों ही इंटरमीडिएट गुड्स है। अच्छा क्यों इंटरमीडिएट गुड्स है, आप ये सोचेंगे सर क्योंकि दोनों ही फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस काम में आ रहे हैं, और सर अभी अभी आपने हमें यही समझाया था कि जब भी कोई चीज़ फर्दर प्रोडक्शन के काम आती है या सर्विस देने के काम आती है तो उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं, तो इसलिए ये दोनों ही इंटरमीडिएट होगी, ये आप सोच रहे होंगे शायद। लेकिन मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल गलत है। फर्नीचर इस केस में फाइनल गुड्स कहलाएगा, जबकि वन टाइम यूज वाली चीजों को हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। तो अब आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, देखिए बहुत ध्यान से आपको सुननी है। ये वन टाइम यूज वाली चीजें इंटरमीडिएट क्यों कह रहे हैं हम इनको इंटरमीडिएट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनसे हम फर्दर सर्विसेज देने वाले हैं, लेकिन इनको एक साल के अंदर अंदर ही यूज कर लिया जाएगा, यानी इनकी जो लाइफ है वो एक साल के अंदर अंदर है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई ये जो सोप वगैरह हमने प्रोवाइड किए हैं, वन टाइम यूज वाली चीजें प्रोवाइड की है, ये तो सर्विस देने के प्रोसेस में ही खप जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत छोटी है ना, तो ये तुरंत खत्म सी हो जाएगी, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन क्या हम फर्नीचर के लिए ऐसा बोलेंगे कि ये जो फर्नीचर होटल के रूम्स में पड़ा है ये हमारी सर्विस प्रोवाइड करने के प्रोसेस में खप जाएगी, ये फर्नीचर पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फर्नीचर एक साल से ज्यादा वाली लाइफ के होते हैं, इसलिए हम क्या मानेंगे कि होटल वालों ने इसे अपने यहां पर ही यूज करने के लिए रख रखा है। नो डाउट ये फर्नीचर भी फर्दर प्रोडक्शन के काम में आएगा, सर्विस देने के काम आएगा, लेकिन क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट नहीं मान सकते। तो ये मैंने आपको एक नई बात बताई, वापस आप सुनिए। देखिए वैसे तो नो डाउट कोई भी चीज जो फर्दर प्रोडक्शन के काम आती है हम उसे कहते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन यदि वो एक साल के अंदर अंदर ही काम में आ जाएगी, एक साल जितनी ही उसकी लाइफ है, तब तो उसको इंटरमीडिएट कहना वाजिब है। लेकिन यदि वो बहुत लंबे समय की चीज है तो फिर तो भाई हमको उसे फाइनल गुड में ही लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अच्छा वो फाइनल गुड कौन सी कैटेगरी वाला है? वो फिर फाइनल गुड है इन्वेस्टमेंट पर्पस वाला। सही बात है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप मेरे से पूछते हैं सर ये होटल वालों के लिए जो फर्नीचर उनके रूम्स में पड़े रहते हैं उनको हम क्या माने, तो मैंने क्या जवाब दिया आपको? फाइनल गुड्स मानेंगे। तो फाइनल गुड्स में कौन सा वाला मानेंगे? क्या होटल वाले ये बोलेंगे कि हम इन फर्नीचर को कंजम्पशन पर्पस से यूज करते हैं? जी नहीं, क्योंकि होटल वाले अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ी यूज करते हैं।
होटल वाले तो बिजनेस करने के लिए उसे काम में ले रहे हैं भाई, तो उनका तो मकसद क्या है, इन्वेस्टमेंट। इसलिए हम बोलेंगे ये फाइनल गुड्स तो है लेकिन इनका पर्पस है इन्वेस्टमेंट पर्पस। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी चीज कि क्या उस चीज का कंजम्पशन पीरियड, क्या वो चीज 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। अगर 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी तभी हम उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, नहीं तो फिर वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में जाने वाला है। राइट, ठीक है। मैं आपको और भी कई एग्जांपल्स दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से बैक टू इंटरमीडिएट गुड्स। मैं आपको बता रहा था इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं, ऐसी चीजें जो और कुछ बनाने के काम में आने वाली है लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर की उसकी लाइफ होनी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर। तो अक्सर हम रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए तो कहते ही ये है कि भाई वो तो है ही इंटरमीडिएट, क्योंकि वो तो 1 साल के अंदर अंदर यूज हो ही जाते हैं। आपको ये बात मालूम होगी कि रॉ मटेरियल्स जो होता है हमारा, स्टॉक जो होता है हमारा रॉ मटेरियल्स का, उसको मान के चलते हैं उसे 1 साल में यूज कर ही लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, सर मान लीजिए आपने अभी अभी बोला रॉ मटेरियल जनरली 1 साल के अंदर अंदर यूज आ जाते हैं, लेकिन मान लीजिए 1 साल में यूज नहीं आए तो क्या करें फिर हम उसको इंटरमीडिएट की जगह फाइनल वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे क्या? तो मैं आपको जवाब दूंगा नहीं, इंटरमीडिएट ही रहेंगे वो। कारण क्योंकि हमेशा जनरली क्या होता है, हम उस बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जनरली तो रॉ मटेरियल 1 साल में काम में ले लिए जाते हैं, इसलिए उसे हम जनरली इंटरमीडिएट ही मानते हैं। हमेशा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं ये बात, हमेशा इकोनॉमिक्स में जनरल केसेस को ही देखा जाता है, नहीं तो एक्सेप्शन तो भाई हर चीज के ही होते हैं, फिर तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट को स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वी ऑलवेज कंसीडर जनरल केसेस। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको फर्नीचर के लिए बोला था अभी कि होटल वालों के लिए फर्नीचर एक फाइनल गुड है, सही बात है ना? तो हो सकता है आप बोले सर ये होटल वालों के लिए जो फर्नीचर था ना वो तो 1 साल के अंदर अंदर ही उनका खत्म हो गया था, उनको स्क्रैप करना पड़ा, 1 साल ही चला उनका फर्नीचर, तो बताइए ये इंटरमीडिएट कहलाएगा क्या? अरे भाई फर्नीचर जनरली तो 1 साल से ज्यादा लाइफ का ही माना जाता है ना, तो जनरली क्या होता है वो देखते हैं हम, उस बेसिस पे हम कहते हैं कि यस इट इज फाइनल गुड्स। सारी बातें आपको क्लियर हो गई? ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स में एक और केस भी हो सकता है, यानी एक चीज को और भी हम इंटरमीडिएट कह सकते हैं अगर कोई चीज को हम रीसेल करने के लिए लेते हैं अपने पास। कोई भी चीज आप ले लीजिए, मैं खुद उसको रीसेल करने वाला हूं तो भी तो वो चीज मेरे पास नहीं टिकने वाली है। मैंने आपको बताया था जो चीज मेरे पास नहीं टिकने वाली उसे इंटरमीडिएट कहते हैं, और जो चीज मेरे पास ही यूज आने वाली है, जो मेरे पास ही टिकने वाली है, चाहे कंजम्पशन पर्पस के लिए चाहे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और अभी अभी हमने एक बात और समझी, वो चीज मेरे पास टिकनी तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो टिकनी तो चाहिए मेरे पास, लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए टिकनी चाहिए, तब हम बोलेंगे वो फाइनल है। अगर वो सिर्फ ही 1 साल के अंदर अंदर की लाइफ है उसकी, तब तो हम उसको इंटरमीडिएट ही कह देंगे। सही बात है ना? तो यानी कि जब हम कह रहे हैं कि वो चीज हमारे पास रहनी चाहिए, वो हमारे पास ही फाइनली रहनी चाहिए, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने ले रखी है तो हमें देखना होगा वो 1 साल से ज्यादा के लिए रहने वाली है ना, यानी उसकी लाइफ लंबी वाली है ना। अगर उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था होटल वालों के पास वन टाइम यूज वाली चीजें रहती है लेकिन उसकी लाइफ छोटी है, तो हम उसको इंटरमीडिएट में ही लेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं इसका। मान लेते हैं मेरे ऑफिस में, मेरा सीए का ऑफिस है, उस ऑफिस में स्टेशनरी की चीजें पड़ी रहती है, पेन्स वगैरह पड़े रहते हैं। ये जो स्टेशनरी है इसे मैं किस काम में ले रहा हूं आप बताइए? अगर मैंने ऑफिस में ये चीजें रखी हुई है तो उसका पर्पस क्या है? हम बोलेंगे सर आप अपनी जो सर्विसेज देते होगे लोगों को उसके ही तो काम में लोगे आप इस स्टेशनरी की चीजों को। बिल्कुल सही बात है। अब आप बताइए ये स्टेशनरी की चीजें टिकेगी तो मेरे पास ही, रहेगी तो मेरे पास ही, मैं इसको किसी और को आगे तो नहीं दे रहा, लेकिन इसको फाइनल गुड्स कह सकते हैं क्या? जी नहीं, जबकि रहेगी मेरे पास ही ना। लेकिन इसको फाइनल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी।
समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि इनका ड्यूरेशन, इनका लाइफ 1 साल के अंदर का है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये स्टेशनरी भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। फिर हमने एक केस अभी अभी और देखा, इंटरमीडिएट गुड्स उनको भी कहा जाता है जो चीजों को मैं रीसेल करने वाला हूं। तो मान लेते हैं, अब इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं आई एम द डीलर, मैं हूं डीलर, किसी भी चीज का डीलर हूं। मैं फर्नीचर का डीलर हूं, मैं कपड़ों का डीलर हूं, मैं मोबाइल्स का डीलर हूं, मैं लैपटॉप्स का डीलर हूं, मैं किसी भी चीज का डीलर हूं। अब बताइए, मेरे पास ये जो भी चीजें मेरी दुकान में पड़ी है, वो क्यों पड़ी है? क्या वो मेरे पास ही टिकने वाली है? क्या वो मेरे लिए फाइनल गुड है? नहीं। उनका पर्पज ये आगे रीसेल करने का, इसीलिए वो सभी चीजें क्या कहलाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरह आपको सोचना है, पहचानना है कि क्या चीज तो हमारे लिए इंटरमीडिएट है और क्या चीज हमारे लिए फाइनल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये सारी बातें तो हम समझ चुके। अब एक मैं आपके सामने क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, हमें उसका आंसर ढूंढना है। क्या कोई पर्टिकुलर चीज हमेशा ही फाइनल गुड कहलाती है या इंटरमीडिएट कहलाती है, या वो पर्टिकुलर चीज कभी यहां भी क्लासिफाई हो सकती है और कभी वहां भी क्लासिफाई हो सकती है? क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लकड़ी का स्ट्रक्चर है मेरे पास, वुडन स्ट्रक्चर है। ये वुडन स्ट्रक्चर क्या हमेशा ही फाइनल गुड कहलाएगा? क्या ये हमेशा ही इंटरमीडिएट कहलाएगा? या ये मेरे लिए फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द यूज? बताइए क्या जवाब है? क्या मैं इसके ऊपर लेबल लगा दूं कि ये जो वुडन स्ट्रक्चर है ये तो हर जने के लिए फाइनल गुड ही होगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि यही वुडन स्ट्रक्चर किसी के लिए तो फाइनल हो सकता है और किसी के लिए यही चीज इंटरमीडिएट हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं सभी तरह की सिचुएशंस के। आप भी सोचिए, आप खुद जवाब ढूंढिए मेरे साथ में। आप अगर इसका जवाब ढूंढ पाते हैं तो मैं मान लूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ये वुडन स्ट्रक्चर मेरे पास पड़ा है, कोई मेरे से पूछता है आपके पास ये क्यों पड़ा है, क्या करोगे आप इसका? तो मैंने उसको जवाब दिया कि भाई देखो, घर में ये वुडन स्ट्रक्चर मुझे कहीं पे काम में आने वाला था, कहीं से मुझे सस्ते में मिल रहा था। मैंने सोचा ये पॉलिश वॉलिश तो नहीं है इस पे, एक काम करते हैं ऐसे ही ले लेते हैं, अपने घर में तो इसको नॉर्मल काम में ही लेना है। तो मैं इसको खरीद के ले आया। अब आप बताइए मेरे पास ये क्यों पड़ा है, क्या पर्पज है इसका? क्या जवाब है? क्या ये मेरे पास ही टिकने वाला है या नहीं? पहले तो आप ये सोचिए। बिल्कुल ये मेरे पास ही रहने वाला है, आई विल बी इट्स फाइनल यूजर। और मैं इसको किस काम में लूंगा? कंजम्पशन पर्पज के काम में लूंगा, यानी मैं अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के काम में लेने वाला हूं। क्योंकि घर में हम कोई भी चीज ले रहे हैं वो हमारी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए ही ले रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे लिए? फाइनल गुड। तो मैं इसको इस कैटेगरी में ले सकता हूं। कब? अगर मैं इसको घर में काम में लूंगा, राइट? चलिए सेकेंड टाइम, अब मैं सेकेंड केस बना रहा हूं। मेरे से किसी ने पूछा आपने वुडन स्ट्रक्चर क्यों रखा है? इस बार मेरा जवाब अलग है। मैंने इस बार बोला कि भाई देखो, ये मेरे पास मेरे बिजनेस में मेरे को बहुत सी चीजें रखनी होती है, तो मैंने कहीं से वुडन स्ट्रक्चर मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था, अनपॉलिश था। मैंने सोचा यार फैक्ट्री में ही तो या ऑफिस में ही तो काम में लेना है, रख लेंगे इसको साइड में और इसके ऊपर सामान रख देंगे। अब आप बताइए मैं इसको क्यों काम में ले रहा हूं? अपने बिजनेस पर्पज के लिए। तो क्या मैं इसको फाइनल गुड बोलूं या इंटरमीडिएट? इसको हम बोलेंगे फाइनल गुड। इसको क्यों फाइनल गुड कह रहे हैं? क्योंकि इसको मैं ही फाइनली यूज करूंगा। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बिजनेस में जो भी चीजें यूज आती है वो फर्दर प्रोडक्शन के ही काम में मानी जाती है। जैसे मान लीजिए ये जो वुडन स्ट्रक्चर है, अगर ये मेरे बिजनेस में पड़ा है, मेरे ऑफिस में, मेरी फैक्ट्री में पड़ा है, तो माना तो यही जाएगा कि इसका भी बहुत बड़ा रोल है फर्दर प्रोडक्शन करने में। बिजनेस में जो भी चीजें पड़ी रहती है उसका मकसद ही होता है आगे प्रोडक्शन करना या आगे चीजों को बेचना। नहीं तो हमने बिजनेस में क्यों रखी हुई है वो चीजें? तो पर्पस तो इसका क्या है? फर्दर प्रोडक्शन।
चाहे ये इनडायरेक्टली ही प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, कोई डायरेक्टली इससे चीजें नहीं बनने वाली, लेकिन बिजनेस में कोई भी चीज पड़ी है उसका मकसद तो वही है। लेकिन इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है ना, हम खुद समझ सकते हैं ये 1 साल से ज्यादा लाइफ वाला है, इसलिए हम इसको फाइनल गुड ही बोलेंगे, इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने आपको बोला कि इसका भी पर्पस तो फाइनल प्रोडक्शन का ही होता है, कोई और चीज बनाने का ही होता है। बिजनेस में जो भी चीजें पड़ी है उसका वही मकसद है, लेकिन क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से कम नहीं है, इसलिए हम इसको फाइनल वाली कैटेगरी में ही डालेंगे। लेकिन इस बार ये फाइनल इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका पर्पस है कुछ और बनाने का, प्रोडक्शन करने का, हमारी वांट सेटिस्फेक्शन का पर्पस नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को मेरे बिजनेस में काम में ले रहा हूं तो ये वहां चला जाएगा। ठीक है, टिकेगा तो मेरे पास ही, 1 साल से ज्यादा के लिए भी टिकेगा, इसलिए हम इसको फाइनल गुड मान रहे हैं। थर्ड सिचुएशन पे आते हैं। इस बार कोई मेरे से पूछता है आप ये वुडन स्ट्रक्चर क्यों लेके आए? मैंने बोला भाई मेरा काम ही फर्नीचर बनाने का है, मैं इस तरह के वुडन स्ट्रक्चर्स लेकर के आता हूं किसी और जने से, और मैं फिर इस पे पॉलिशिंग करके, इस पे फिनिशिंग वगैरह करके आगे बेचूंगा। तो बताइए इस बार ये वुडन स्ट्रक्चर मैं क्यों लेके आया? फर्दर प्रोडक्शन के लिए, इस पे और आगे मैं कुछ करने वाला हूं। बताइए क्या ये मेरे पास टिकेगा? बताइए टिकेगा क्या? नहीं, 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको किसी को बेच ही दूंगा ना। आप जनरली ये बात मान के चलिए कि जिस भी चीज को मैं एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, इस बार ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है, तो वो 1 साल के अंदर अंदर ही उसकी लाइफ होती है, तो इसलिए मैं इसको क्या मानूंगा? इंटरमीडिएट गुड। तो इस बार भी इसका मकसद क्या है? फर्दर प्रोडक्शन, क्योंकि मैं इस पे पॉलिशिंग करके इससे एक फाइनल चीज बना के आगे किसी को बेचूंगा। लेकिन रॉ मटेरियल होने के कारण इसकी लाइफ 1 साल से कम मानी जाती है, और इसीलिए ये किस में आएगा? इंटरमीडिएट गुड में। राइट, चलिए ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब मैं एक बार पहले मैं ये लिख देता हूं, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं? फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड बनाने के काम में मैं इसको लेने वाला हूं, इसलिए ये इस कैटेगरी में आ रहा है। और फाइनली फोर्थ केस में कोई मेरे से पूछता है आपने ये क्यों खरीदा है, तो मैं कहता हूं मैं इस वुडन स्ट्रक्चर को ऐसे की ऐसे बेचूंगा किसी और को, ऐसे की ऐसे मैं इसको रीसेल करने वाला हूं, कुछ और नहीं बनाने वाला, ना मैं मेरे पास रखने वाला, मैं इसको एज इट इज रीसेल करूंगा। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेरे लिए इस बार क्या हो गया? अगेन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि ये मेरे पास नहीं टिकने वाला है। क्लियर है? तो मैं अगर डीलर हूं इसका, यानी मैं इसको रीसेल करने वाला हूं, तो अगेन इट इज इंटरमीडिएट गुड फॉर मी। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ ही गया होगा इंटरमीडिएट फाइनल का। हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अगर ये आपको क्लियर हुआ तो अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और फिर हम खुद अपना दिमाग लगाएंगे, पहचानेंगे हम कि वो पर्टिकुलर चीज फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। राइट, ठीक है। देखिए मैं नोट्स पर आ गया हूं, मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। हम इस क्वेश्चन पर आते हैं अभी। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मैंने यहां पे अलग से आपके लिए लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बनते ही है, चाहे वो फाइनल एग्जाम्स में बनते हैं, चाहे वो बीच में जो एग्जाम्स आते हैं उनमें बनते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं इन पे क्वेश्चंस। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन का टाइप मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, हम उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये थर्ड वाले क्वेश्चन को ही हमें देखना है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है गिविंग रीजंस देते हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फाइनल प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कि ये चीजें इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। जरूरी नहीं है गुड्स हो, या सर्विस भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड यूज हो रहा है, यानी ये फाइनल गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी या सर्विस भी, वॉट। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला केस हमें दिया है, न्यू कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर। बहुत ध्यान से हमें डिसीजन लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चंस में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी। और फिर मैं ये कहूंगा आपको, मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट्स बताए वो जितने अच्छे से समझ में आए उतना आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। देखते सोचते हैं। अ न्यू कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर,
मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैंने कार क्यों खरीदी होगी बताइए। सोचते हैं, क्या ये कार मेरे पास ही टिकने वाली है या किसी और के पास जाने वाली है। आप हमेशा यही सोचेंगे, जब भी आपको डिसीजन लेना है आपको यही सोचना है, ये चीज मेरे पास ही टिकने वाली है या मैं किसी और के लिए इसको लेकर आया हूं। टैक्सी ड्राइवर क्या बोलेगा, अरे भाई मैं ही यूज करूंगा इसको। इसमें शक नहीं है कि मैं इसको मेरे घर के काम में नहीं ले रहा, मैं मेरे प्राइवेट काम में नहीं ले रहा, मैं मेरे बिजनेस के काम में ले रहा हूं, लेकिन यूज तो मैं ही करूंगा इसको। तो मैं इसको किस कैटेगरी में लूंगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट। सही बात है ना, बताइए। इसको एक तरह से हम क्या मान सकते हैं, फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है। तो क्या हो गया ये, फाइनल गुड्स। दीज आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। ये गाड़ी इसके लिए क्या हो गई, फाइनल गुड्स। क्यों फाइनल गुड्स, क्योंकि इसी के पास टिकने वाली है। और अब हमें कैटेगराइज करना है फाइनल कंजम्पशन पर्पस से या फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो क्या जवाब होगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस से, क्योंकि ये खुद इसको बिजनेस के काम में ले रहा है, घर के काम में नहीं ले रहा है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन कहता है गिविंग रीजंस, यानी क्वेश्चन हमसे रीजन भी चाह रहा है। तो रीजन में आपको यही बात बतानी है, आपको लिखना है कि आपको स्टार्टिंग इस तरह से करनी है कि दिस कार विच इज परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब इसका रीजन हम लिखते हैं, दिस इज बिकॉज इट इज टू बी यूज्ड बाय द टैक्सी ड्राइवर फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर आपने इतनी सी बात लिख दी तो ये एक वैलिड रीजन मान लिया जाएगा। आपको बताना है किस काम में वो लेगा, ठीक है। सेकंड वाले में आते हैं हम, स्टेशनरी परचेज बाय द गवर्नमेंट। किसने स्टेशनरी परचेज की, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने इस स्टेशनरी को क्यों परचेज किया होगा बताइए। कभी भी स्टेशनरी तो कोई क्यों खरीदता है, स्टेशनरी खरीदने का पर्पस कोई घर के काम में तो नहीं लेगा। गवर्नमेंट तो वैसे भी कोई घर का, गवर्नमेंट का खुद का कोई घर ही नहीं होता जो हम सोचे कि आज मान लीजिए यही स्टेशनरी मैं मेरे घर में खरीदूं, तब तो ये फाइनल गुड्स हो जाएंगे और मैं बोलूंगा कंजम्पशन पर्पस के लिए मैं इसे काम में ले रहा हूं। सही है, फाइनल कंजम्पशन के लिए, मेरी खुद की वांट सेटिस्फेक्शन के लिए। लेकिन नहीं, अगर मैं यही स्टेशनरी बिजनेस में खरीदता हूं, या जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं गवर्नमेंट अगर इस स्टेशनरी को खरीद रही है, तो उस केस में इसको हम कंजम्पशन पर्पस तो मान नहीं सकते। हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट इसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के काम में लेगी। ठीक बात है। अच्छा, अब आप बताइए इसको मैं किधर क्लासिफाई करूं। क्या मैं इसको फाइनल गुड मानूं, मैं ये बोलूं कि गवर्नमेंट के पास ही ये चीज टिकने वाली है, तो कोई मुझे बोलेगा भाई टिकने वाली तो है गवर्नमेंट के पास, लेकिन 1 साल से कम की इसकी लाइफ है। स्टेशनरी की लाइफ मैंने आपको कुछ देर पहले भी बोला था 1 साल से कम की है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। हम मानेंगे ये स्टेशनरी को काम में लिया जा रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, राइट। और इसकी लाइफ भी 1 साल से कम की है, इसलिए दीज आर इंटरमीडिएट। तो आपको लिखना पड़ेगा ये सभी चीजें कि ये इंटरमीडिएट गुड क्यों है, बिकॉज इट इज टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन या प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक। पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के काम में गवर्नमेंट इसको लेगी, एंड इट्स लाइफ इज लेस देन 1 ईयर। ठीक है, एंड दे आर टू बी यूज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये बात भी हमें लिखनी पड़ेगी। ये रीजन हो गया, और फिर हमें फाइनल जजमेंट तो यही देना है कि दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ये बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीट परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, घर के लिए गेहूं खरीदा। घर के लिए तो हम कुछ भी खरीदेंगे वो फाइनल कंजम्पशन पर्पस में आ जाएगा। सही बात है ना, घर के लिए कुछ भी खरीदेंगे उसका पर्पस क्या है, वांट सेटिस्फेक्शन। तो इसलिए क्या हो गया, फाइनल गुड। सिंपल है, ये तो आप खुद भी समझ गए होंगे। फाइनल गुड है, इसका रीजन कोई पूछे तो हम बताएंगे बिकॉज इट इज टू बी यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन पर्पस, या और अच्छे से लिखना है तो दैट इज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर इंस्टॉलेशन इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए हमने इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। अब हमें सोचना है क्या ये इक्विपमेंट्स हमारे पास ही टिकेंगे या कहीं और आगे देने के लिए हमने इनको खरीदा है।
तो हम बोलेंगे फैक्ट्री में हमारे पास ही तो टिकने वाले हैं ये इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री में यूज होंगे ये, एक तरह से मशीन्स वगैरह है ये, तो ठीक है हमारे पास ही टिकेगी, तो ये फाइनल गुड्स है। और अब आप बता दीजिए इसका पर्पस क्या है, फाइनल कंजम्पशन या फाइनल इन्वेस्टमेंट। हम बोलेंगे फाइनल इन्वेस्टमेंट पर्पस है, क्योंकि बिजनेस के काम में हम इसको ले रहे हैं। तो बस सेम जवाब आ जाएगा जो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में देखा, वही जवाब आ जाएगा इस फोर्थ वाले में भी। नेक्स्ट चलते हैं, परचेज ऑफ फूड आइटम्स बाय अ होटल। अब आप सोचिए, होटल वालों ने मतलब रेस्टोरेंट वाले ने फूड आइटम्स खरीदा है। देखिए फूड आइटम अगर मैं मेरे घर के लिए खरीद रहा हूं तो ये फाइनल गुड्स हो जाएंगे, ध्यान है ना आपको ये बात। अगर मैं फूड आइटम्स खाने पीने की चीजें घर के लिए खरीद रहा हूं तो वो कंजम्पशन पर्पस में चला जाएगा और वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यही फूड आइटम्स रेस्टोरेंट वाले खरीद रहे हैं, होटल वाले खरीद रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है, क्या वो खुद खाएंगे उसे? नहीं, उन्होंने उसे परचेज किया है फर्दर फूड स्टफ्स बनाने के लिए और अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए। तो इनके लिए ये फूड आइटम्स इंटरमीडिएट हो गए, क्योंकि इससे कुछ और बनाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो इससे कुछ और बनाया जाएगा, तो इसलिए इनके लिए ये हो गए इंटरमीडिएट। ऊपर वाले भी मैं लिख देता हूं। थर्ड वाला केस फाइनल गुड्स में आता था, रीजन मैंने आपको बता ही दिया था। फोर्थ वाला केस भी फाइनल में आता है, और ये फिफ्थ वाला इंटरमीडिएट में आ रहा है। और मैंने आपको बताया अगर यही फूड आइटम्स मैं घर के लिए खरीद रहा हूं कंजम्पशन पर्पस, तो वो फाइनल गुड्स में चला जाएगा। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। देखिए एक तो है मैं मेरे घर के लिए पेपर्स खरीद रहा हूं, घर में स्टूडेंट्स वगैरह है तो स्टूडेंट्स के काम में आते रहते पेपर्स, नोट्स बनाने के काम में, तो मैं पेपर उनके लिए खरीद के ले आया, तो यहाँ इसको हम कंजम्पशन पर्पस के लिए बोलेंगे, ये हमारे लिए फाइनल गुड्स होंगे। लेकिन अगर यही पेपर्स एक पब्लिशर खरीद के ला रहा है तो जरा पर्पस आप सोचिए क्या होगा, वो क्यों खरीद के ला रहा है? जरूर उसको बुक्स छापनी है और फिर आगे बेचनी है, राइट? तो बताइए उसके लिए ये पेपर क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज इट विल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। क्लियर है? तो इसके लिए ये क्या हो गए? इंटरमीडिएट। अच्छा अब आप बताइए नेक्स्ट, स्कूल के पास में फर्नीचर है या कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए इस इंस्टीट्यूट में जो फर्नीचर पड़ा है वो फर्नीचर क्या कहलाना चाहिए? उसको हम फाइनल माने या इंटरमीडिएट माने? क्या जवाब है? क्या वो यहीं पर रहने वाला है या किसी और को देने की बात है? तो ये यहीं पे टिकने वाला है फर्नीचर, स्कूल में ही या इंस्टीट्यूट में ही यही रहने वाला है, तो इसको फाइनल गुड बोलेंगे हम। हाँ आप एक बात कह सकते हैं कि सर लेकिन ये फर्नीचर भी काम तो किस लिए आएगा? आप दूसरों को सर्विस देने के काम में तो लोगे, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में तो ले रहे हो इस फर्नीचर को। बात तो सही है, लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा इसकी लाइफ तो 1 साल से ज्यादा की है ना, तो हम इसको इंटरमीडिएट में नहीं ले सकते, इसलिए इसको किस में लेंगे? फाइनल गुड्स में। अच्छा इसके साथ में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूं, आपको डिसीजन लेना है क्योंकि वो क्वेश्चन आता है कई बार। अगर स्कूल में ही चौक वगैरह पड़ी है, डस्टर पड़ा है, मार्कर पड़ा है, तो आप मान लीजिए स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी है उसमें डस्टर, मार्कर, ये सब चीजें पड़ी है, उसको हम क्या माने? फाइनल या इंटरमीडिएट? क्या जवाब है बताइए? आपको आना चाहिए अब ये तो, क्योंकि मैं आपको इस तरह की बहुत सी बातें ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं। क्या जवाब है? जवाब है वो डस्टर, मार्कर, चौक वगैरह सब इंटरमीडिएट है इस बार। रीजन? क्योंकि नो डाउट वो भी किसी को सर्विस देने के काम में आने वाले हैं, लेकिन उनकी लाइफ तो 1 साल से कम की है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह स्टेशनरी के लिए मैंने आपको बोला था, वैसे ही ये चीजें भी इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आती है। चॉक्स, डस्टर्स एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए? इंटरमीडिएट। ओके अच्छा एक दो और मैं आपके सामने क्वेश्चंस रेज कर देता हूं। एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास ट्रैक्टर है। आप बताइए ट्रैक्टर परचेज्ड बाय अ फार्मर, वो ट्रैक्टर किस कैटेगरी में जाएगा? फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट है? क्या वो ट्रैक्टर किसान खुद यूज करेगा? जी हाँ बिल्कुल वो खुद यूज करेगा। हाँ वो कंजम्पशन पर्पस से काम में नहीं लेने वाला है, वो प्रोडक्शन के काम में लेगा, लेकिन यूज तो वो खुद करेगा, उसी के पास रहने वाला है वो ट्रैक्टर। अब आप बोलेंगे सर लेकिन आपने बोला था फर्दर प्रोडक्शन के जो चीज काम में आती है उसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा इस ट्रैक्टर की लाइफ तो 1 साल से कम नहीं है ना,
ये तो बहुत लंबा चलने वाला है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, फाइनल गुड मानेंगे। ये किसान के पास ही टिकने वाला है लंबे समय तक, इसलिए इट इज अ फाइनल गुड। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो ये एक फाइनल गुड हो गया। लेकिन अगर कोई पूछे भाई फाइनल गुड है तो क्या पर्पस है इसका, मैं बोलूंगा फाइनल इन्वेस्टमेंट। इसका पर्पस क्या हो जाएगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बिजनेस के काम में आ रहा है ना, ये प्रोडक्शन के काम में आ रहा है। ठीक है, अगर इसी किसान के पास, अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक मैंने आपको बोला ट्रैक्टर परचेज्ड बाय अ फार्मर, लेकिन अब इसकी जगह मैं एक और पूछता हूं। मान लीजिए कहते हैं फर्टिलाइजर्स परचेज्ड बाय अ फार्मर, फार्मर ने फर्टिलाइजर्स खरीदे हैं। अब आप बताइए उसके लिए फर्टिलाइजर्स वगैरह क्या कहलाएंगे, तो हम बोलेंगे वो उसके लिए इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो भी प्रोडक्शन के तो काम में आएंगे, लेकिन उनकी लाइफ 1 साल से कम की मानी जाती है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम उसको इंटरमीडिएट बोलने वाले हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का। अब आपको समझ में तो सब कुछ आ गया, आप इसके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी आपके जो क्वेश्चन करवाया है ये बहुत कॉमनली आता है, आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और मैं आपको बताऊं, ये कॉन्सेप्ट जो हमने समझा, ये हमारे नेशनल इनकम का जब हम मेन चैप्टर चालू करेंगे, मेन पोर्शन चालू करेंगे, हम नेशनल इनकम का चैप्टर तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसके मेन पार्ट में चलेंगे वहां भी ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है ये बात? चलिए अब मैं आपको कुछ और डिफरेंसेस पर लेकर चलता हूं। जबकि हमने इतनी सारी बातें समझ ली है, तो अब वो जो डिफरेंसेस रह जाते हैं वो तो छोटे मोटे लगेंगे, बहुत आसान से लगेंगे। आइए देख लेते हैं, देखते हैं एक बार, यहां नोट से ही पढ़ते हैं हम इसको। इसमें लिखा है, सबसे पहले तो जो इसका मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं वही लिखा हुआ है, राइट, दोनों का, तो वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको सेम लगेगा। मैं सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं। फाइनल गुड्स में लिखा है, फाइनल गुड्स अपनी फाइनल पोजीशन में आ चुके हैं, इसलिए उनमें कोई और वैल्यू जुड़नी बाकी नहीं रह जाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था फैब्रिक का और शर्ट का। तो जब शर्ट बन चुका, क्या उसमें कोई और वैल्यू जुड़नी बाकी है? नहीं। तो इसलिए फाइनल गुड्स में कोई और वैल्यू जुड़नी बाकी नहीं है। मैंने आपको और भी खूब सारे एग्जांपल्स दिए फाइनल गुड्स के, अभी हमने पता नहीं कितने सारे एग्जांपल्स देखे। आप कोई भी एग्जांपल इमेजिन कर लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए क्या उसमें कुछ और काम होना बाकी है? नहीं, वो फाइनल हो चुका है। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स में हम बोलेंगे उसमें कुछ और वैल्यू जुड़नी बाकी है। एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। मैं अगर रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं और उससे मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा, तो ये रॉ मटेरियल मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट। आप सोचिए, रॉ मटेरियल की खुद की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन इसमें कुछ और वैल्यू जुड़ करके ही तो फाइनल गुड बनेगा। तो इसमें अभी कुछ और वैल्यू जुड़नी बाकी है ना? यस। ऐसे ही मैं मोबाइल का डीलर हूं, तो मोबाइल मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि मैं उसको रीसेल करूंगा, वो मेरे पास नहीं टिकने वाला। सोचिए, वो मोबाइल मैं जितने में खरीद के लाया हूंगा, मैं मान लेते हैं 15,000 में खरीद के लाया, तो मैं आगे तो 20,000 में या ज़्यादा में बेचूंगा या कम में बेचूंगा। कहने का मतलब 15,000 में कुछ और वैल्यू जोड़ के ही तो बेचूंगा, यानी उसमें अभी और भी वैल्यू जुड़नी बाकी है। तो इंटरमीडिएट में हमेशा कुछ वैल्यू जुड़नी बाकी रहती है। ठीक है, अब आप बताइए, मुझे नेशनल इनकम अगर निकालना है, नेशनल इनकम का निकालने का प्रोसेस अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि नेशनल इनकम मतलब क्या होता है। उसमें हम पूरे कंट्री की इनकम को जोड़ लेते हैं, सबके ही इनकम जोड़ लेते हैं, सभी रेजिडेंट्स की इनकम को जोड़ लेते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है शुरू शुरू में। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि जितनी इनकम होगी पूरे नेशनल लेवल पर, उतना ही आप मान के चलिए प्रोडक्शन भी हो रहा होगा। अगर 100 रुपए की इनकम लोगों को कमाई हुई है, तो 100 रुपए का ही प्रोडक्शन भी हुआ होगा। ये बात हमने डिस्कस की हुई है विद एग्जांपल्स, बहुत अच्छे से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। मैं ये कह सकता हूं ना कि नेशनल इनकम जब हम निकालेंगे, तो हमें उसमें कितने प्रोडक्शन हुआ है, कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, ये भी अगर हम पहचान लेंगे तो वो नेशनल इनकम ही कहलाएगा। सही बात है, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है, इनकम का कितना लेवल है और प्रोडक्शन का कितना लेवल है, वो दोनों बराबर आने चाहिए हिसाब से। तो ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, नेशनल इनकम निकालते समय हम प्रोडक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि देश में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ।
तो मैं प्रोडक्शन किसका लूँ, फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन जोड़ूं या इंटरमीडिएट का जोड़ूं या दोनों का जोड़ूं, बताइए। जवाब है फाइनल गुड्स की वैल्यू ही जोड़ी जाती है। समझ में आ रहा है, क्योंकि फाइनल गुड्स में सब चीजें कवर्ड है। आप सोचिए अगर मैं शर्ट की वैल्यू ही जोड़ दूंगा तो उसमें फैब्रिक की वैल्यू तो अपने आप जुड़ी हुई होगी ना, उसको अलग से थोड़ी जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये बात समझनी है कि फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम निकालने में, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम निकालने में। इसका कोई रीजन पूछे तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि जब हमने फाइनल गुड्स को ही ले लिया तो उसके अंदर जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स लगे होंगे वो तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए, राइट। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स तो आप खुद पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने इस तरह के तो खूब सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी दे दिए हैं। लास्ट में एक लाइन लिखी है, बहुत ध्यान से देखने की है, बहुत ध्यान से, कि हम किसी भी चीज को फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड में क्लासिफाई परमानेंटली नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका, मैंने आपको बताया था कि वुडन स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था वो वुडन स्ट्रक्चर फाइनल भी हो सकता है, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। हम उस पर हमेशा के लिए लेबल नहीं लगा सकते कि ये तो हमेशा ही फाइनल है या हमेशा इंटरमीडिएट है, नहीं। तो आगे लिखा है ये फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा, दिस डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज, हम किस काम में उसे लेने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, डिटेल का टॉपिक था, मैंने इसकी एक एक छोटी छोटी बारीक बातों को क्लियर कर दिया है, राइट। चलिए ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।